नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समस्या यह है कि किसान दिल्ली आते हैं तब भी कोई नहीं सुनता, मीडिया में आ जाते हैं तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ करने का दावा नहीं करती होगी, उसके तमाम दावों और योजनाओं और उनकी वेबसाइट के बाद भी खेती का संकट जहां तहां से रोज निकल ही आता है। किसान फिर से जंतर मंतर पर आए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसान मुक्ति यात्रा निकाली। 6 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची। इस यात्रा को देश के 150-200 से अधिक किसान संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। मंच पर किसान नेताओं के अलावा पहली बार आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों ने भी अपनी व्यथा उस दिल्ली वालों को सुनाई, इस उम्मीद में कि दिल्ली के लोगों को अब भी सुनाई देती होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज माता ने जन्म लिया है, उस मिट्टी से हमने जन्म लिया है। मैं सरकार को यही विनती करूंगी कि आप किसान पर ध्यान दीजिए। जब किसान बचेगा तभी देश बचेगा, जब किसान खेती करेगा तभी पूरा हिंदुस्तान कर सकेगा। मैं जाते जाते एक ही कहूंगी कि फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसे नहीं, फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसे नहीं, भगवान तो बहुत देखे लेकिन राजू शेट्टी और योगेंद्र यादव जैसे नहीं, भगवान तो बहुत देखे लेकिन राजू शेट्टी और योगेंद्र यादव जैसे नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मराठवाड़े से एक लड़की आई हुई है कि जिनके पिताजी ने सुसाइड किया है। 1-2 मिनट बोली, 1-2 शब्द बोली हो। जय हरी, मेरा नाम आरती रामदास चौहान। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से औरंगाबाद जिला से आई हूँ। मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले आत्महत्या की और एक रिश्तेदार ने मुझे यहाँ आश्रम में डाला। जब से मैं यहाँ आश्रम में आई हूँ, ये आश्रम में घर जैसा हुआ। मैं राजू शेट्टी जैसे इतना ही कहूँगी, वो किसानों पर ध्यान दे, उनके बच्चे पर ध्यान दे। मैं एक लड़की होके भी यहाँ आश्रम में पढ़ती हूँ। मेरे जैसी कई लड़कियाँ अनाथ ना हो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कभी आत्महत्या न करें। आत्महत्या यह पर्याय नहीं, तुम आत्महत्या करके चले जाते हो लेकिन हमारे जैसे बच्चे रास्ते पर आते हैं। मैं सरकार से कहूँगी कि आत्महत्या कोई किसान न करे, आत्महत्या कोई किसान न करे, वो आत्महत्या कोई किसान न करे। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कहती हूँ किसान बचाओ देश बचाओ। और किसान नहीं रहा तो तुम लोग क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसलिए किसान बचाना जरूरी है। जंतर मंतर पर चल रहे किसान मुक्ति संसद में 2 ही मांगे हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम मिले और किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया जाए। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार वेंकैया नायडू का बयान आपको याद होगा कि किसानों के कर्ज माफी की मांग करना आजकल फैशन हो गया है। खेती से लगभग 48% लोग जुड़े हैं, जिनमें से 22.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान है। आपको लगता है कि किसानों के पास फैशन के लिए वक्त और पैसा बचा है तो वेंकैया नायडू से जाकर पूछिए कहां बचा है। इस संसद में कई सांसदों ने हिस्सा लिया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी, आम आदमी पार्टी छोड़ चुके डॉक्टर धर्मवीर गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, मोहम्मद सलीम, तपन कुमार सेन, जेडीयू के शरद यादव, अली अनवर, शिवसेना के अरविंद सावंत, कांग्रेस के बीआर पाटिल। आप दर्शक भी इन सांसद या नेताओं को जानते ही होंगे, मगर इस मंच पर कई किसान नेताओं ने भी भाषण दिया जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, जिन्हें हम पत्रकार भी नहीं जानते, मगर वे अपने अपने इलाके में किसानों की आवाज हैं, उनके नेता हैं। ऐलान हुआ कि अब पूरी कीमत और कर्जे से पूर्ण मुक्ति की लड़ाई आर पार होगी। किसान दाम मांग रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया कि लागत में 50% जोड़कर मुनाफा तय किया जाएगा। आज तक इस वादे के इंतजार में किसान हैं। सरकार अब
इस वादे पर भी नहीं बोलती, मगर 2022 का एक नया लक्ष्य ले आई है कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आप जानते हैं इस वक्त किसानों की कितनी आमदनी है? 6,446 रुपए। ये 5 लोगों के परिवार की आमदनी है। 2022 में इसे 12,000 करने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। सरकार को इस वक्त बताना चाहिए कि 2022 में ये पैसा किस काम आएगा। अगर ब्याज वगैरह से जोड़ दें, इन्फ्लेशन से जोड़ दें, तो उसकी क्या औकात रह जाएगी। किसान मांग कर रहे हैं कि अगर 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1500 खर्चा आता है तो 750 रुपया जोड़कर 2250 रुपया अपने वादे के हिसाब से दीजिए। ये लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1625 रुपए है। मीडिया में जब भी किसानों की खुदकुशी की खबर आती है तब उसका परिवार उस खबर से गायब रहता है। मरने वाले किसान की पत्नी का संघर्ष और उनके बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर का जिक्र तो कभी आता भी नहीं है। महाराष्ट्र से चलकर जंतर मंतर पर इन बच्चों का आना हम सब की नाकामी है। मैं जानता हूं अब हम सब अपनी हर तरह की नाकामी से सामान्य हो चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बच्चे एक और बार प्रयास कर रहे हैं कि झूठे आंसू रोने वाली सरकारें अगर कुछ करती हैं तो उनका असर कहां है? क्या उस व्यवस्था को शर्म आ रही है जिसने सिर्फ इन बच्चों को आश्वासन दिया, मुआवजा दिया, मगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया? कब होगा? नेताओं की आप रैलियां देखिए आजकल, वो हर चुनाव में आलीशान होती जा रही हैं बेशर्म की तरह। उनके पास कहां से इतना पैसा आता है? क्या आप वाकई मानते हैं कि वो व्हाइट मनी का पैसा रैलियों में उड़ा रहे हैं? जिस देश की राजनीति जहां छक कर नोट उड़ाती हो रैलियों में, उस देश की राजनीति क्यों नहीं इन सवालों का समाधान कर देती है? आखिर नेताओं के ऐश और झूठे आंसू कभी कम नहीं होते। क्या आपने कभी नेता को ट्रेन से चलकर चुनाव प्रचार पर जाते देखा? तो फिर ये किसान कैसे मर रहे हैं? उनके बच्चे क्यों अनाथ हो रहे हैं? हम किसानों के बच्चों को न्याय देना चाहिए, क्योंकि किसान हर दिन 4 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे ही किसानों के खुदकुशी का सिलसिला चलता रहेगा। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक भी किसान जिंदा नहीं रहेगा, और किसान नहीं जिंदा रहेगा तो हम खाएंगे क्या? और इसलिए सरकार को निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन ना दें। हम सब बच्चे आज भी 4-4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं, सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। हमारा आश्रम ऐसा है कि उसमें पूरे मिनिस्टर आके गए, सिर्फ आश्वासन दिया मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 9 बरस से हम बच्चे पैदल स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम लोग डरे नहीं हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जन्म लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और हम सभी के बच्चों को लेकर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था। इसलिए हम सब बच्चे इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, हम बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम बच्चे लड़ते रहेंगे। और आप भी एक संदेश ये भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसान जो है वो आत्महत्या ना करे। किसानों ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन हम सभी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। किसान आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या दोष है? उसमें हमें क्यों शिक्षा मिलती है? हम इन परिवारों की कहानी नहीं जानते हैं। हमारी संवेदनशीलता बेचारी हो चुकी है। वो किस के लिए रोए और कहाँ रोए। कभी गटर में मर जाने वाले अनाम मजदूरों के लिए रोए तो कभी उस शहीद के लिए भी रोना पड़ता है, उससे कभी देश के हालात के लिए भी। इस बार जंतर मंतर पर किसानों की संसद में किसानों का मुल्क आया है। तमिलनाडु वाले किसान फिर से लौट आए हैं। 16 जुलाई को जब ये किसान प्रधानमंत्री से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिए गए। इनका कहना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इनसे चीटिंग की, झूठा आश्वासन दिया। 16 जुलाई को ये नरमुंड लेकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि ये खोपड़ी उन किसानों की है जिन्होंने आत्महत्या की। मार्च महीने में भी इन्होंने तरह तरह से प्रदर्शन किया ताकि दिल्ली में असर पैदा हो, मगर दिल्ली को ना तो नरमुंड से फर्क पड़ता है न नरकंकाल से। दिल्ली की अंतरात्मा पर अब दिल्ली बैठ गई है। यहाँ के दरबार में नेता भाषण देकर भी प्यारा लगता है, झूठे आंसू रोता हुआ भी हैंडसम लगता है, जिस पर ताली बजती है। मगर किसानों की आत्महत्या आज तक नहीं रुकी, जारी है। जय जवान जय किसान का नारा ये किसानों को ठगने वाला सबसे कामयाब नारा है। एक जमाने में इसकी उपयोगिता थी, इस जमाने में इसके नाम पर लोग किसानों को अन्नदाता, जवान और वगैरह वगैरह कह के ठग जाते हैं। सब कहते हैं मगर उसकी समस्या का समाधान नहीं। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने 2 बार भारत के बड़े हिस्से में पदयात्रा की है, एक बार सूखा के संदर्भ में और इस बार
मंदसौर के बाद किसान आंदोलन के संदर्भ में। योगेंद्र जी, जो हम नहीं देख पाए और जो हम नहीं जान पाए, हम ये जानना चाहते हैं कि इन यात्राओं के दौरान जो विज्ञापन में किसान दिखता है और जो हकीकत में किसान दिखता है, उस स्थिति में क्या अंतर है और क्या कुछ आप बता सकते हैं जिससे हम एक अंदाजा हो कि भारत का किसान इस हालात में जी रहा है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है रवीश भाई। आपने सब बात बताई, आपने आंकड़े बताए। सरकार का आंकड़ा कहता है कि किसान को एक महीने में कोई 6,500 इनकम है, मगर उसमें भी एक पेंच है। इस 6,500 में से खेती से उसे सिर्फ 3,080 रुपए मिल रहा है। बाकी उसको पशुपालन से आता है, मजदूरी, दिहाड़ी, इन सब चीज़ों से आता है। अब आप बताइए, वो खेती जो महीने में 5 लोगों के परिवार को 3,000 रुपए सिर्फ देती है, कैसे किसान बचेगा? इन बच्चों को जिनकी बात आपने बताई, ये हमें इस यात्रा के दौरान नासिक में मिले। किसान देश में आत्महत्या कर रहा है, हम अखबार में पढ़ते हैं 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये एक बड़ा सा आंकड़ा दिखता है जिसमें कई सारे जीरो लगे हुए हैं, लेकिन इस हर एक आत्महत्या के पीछे दफन हुए सपने हैं, पीड़ा है, त्रासदी है। ये इन बच्चों की बात से आया। इन बच्चों ने जब अपनी बात रखी, ये एक आश्रम है नासिक के करीब, उस आश्रम में कोई 300 बच्चे रहते हैं। सब वही बच्चे हैं, किसानों की आत्महत्या के बाद जो बच्चे बच गए वो बच्चे हैं। और उन बच्चों की बात से उसकी पीड़ा कहीं अंदर तक समझ आई और हमें लगा कि देश को समझना चाहिए। ये बच्चे आके सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहे, ये जैसा आपने कहा देश की अंतरात्मा पे दस्तक दे रहे हैं। और अगर इससे भी हमारी अंतरात्मा नहीं जागती तो पता नहीं कैसे जागेगी। आज किसान बिल्कुल एक अंतिम स्थिति पर पहुंच गया है। 2 साल सूखा रहा, किसान ने कहा चलो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ने बारिश नहीं की, उसने मन महसूस लिया, ठीक है, अपने आप को दिलासा दे लिया। उसके बाद तीसरे साल फसल अच्छी हुई, पानी बरसा, उसने योजनाएं बनाई कि चलो पिताजी का जो ऑपरेशन टाल रहा था वो करवा दूंगा, लड़के ने मोटरसाइकिल मांगा था, घर में कोई शादी करवानी थी। और फिर जब वो किसान लेके गया तो एक फसल की बात नहीं कर रहा रवीश, हर फसल में इस साल हर फसल का दाम एकदम गिर गया। और किसान को जाके पता लगा कि उसको तो कुछ, वो तो अपना जो खर्चा कर रहा है वो खर्चा भी नहीं निकाल सकता। परसों हम उत्तर प्रदेश में थे, आलू के किसानों से बात कर रहे थे। आलू के किसान को कोल्ड स्टोर्स में जो आलू को बचाने के लिए जो पैसा देना है, उतना पैसा उसको नहीं मिल सकता बाजार में बेचने से। इतनी बुरी हालत है इस देश में किसान की। पता नहीं, मुझे लगता है रवीश हम एक ही देश में जीते हैं या कि 2 अलग देश हैं इस देश के अंदर। इस वक्त किसान एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तरह तरह की बातें लोग करते हैं और इसमें केवल ये नहीं है कि ये कोई धंधा है, कोई व्यवसाय है जो बाई चांस फेल हो गया है। इस सारे की जड़ में हमारी नीति है। तो किसान की आज जो दुर्गत हो रही है उसके लिए मैं आप जिम्मेवार हैं। उसके लिए जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं वो जिम्मेवार है। सरकारी नीतियों ने आज किसान को वहां पहुंचाया है जहां वो पहुंचा है। इसलिए हम सबको सोचने की जरूरत है, इसलिए ये रैली, इसलिए ये यात्रा, इसलिए बच्चों की बात। विपिन जी, मैं 1 जनवरी में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान देख रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, किसान इस वक्त काफ़ी स्थिति में ठीक है, दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, फसलों का उत्पादन बढ़ गया है, फसल बीमा योजना हम ले आए हैं और इस तरह के वो आंकड़े देने लगते हैं और जिससे वो कहते हैं कि किसानों की स्थिति, खेती में कोई ख़ास संकट नहीं है, हमारी जो योजनाएं हैं वो अब कामयाब होती दिखेंगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कही गई है कि 1 साल के भीतर हमारी जो योजनाएं हैं वो अब कामयाब होती हुई दिखेंगी। आप कह रहे हैं कि इन्हीं नीतियों की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। रवीश, एक तो मैं केवल इस सरकार को दोष नहीं देता। मेरा मानना है कि हमारे देश में पिछले 50 साल से जिस तरह की योजनाएं हो रही हैं, 50 के दशक को छोड़ के उसके बाद से सारी योजनाएं मूलतः किसान विरोधी हैं। लेकिन सरकार के ये जो दावे हैं, दिक्कत ये है कि 50 साल से हमारा कृषि नीति उत्पादन पे ध्यान देती है, उत्पादक पे ध्यान नहीं देती। हमारे कृषि मंत्रालय को सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि इस साल इतने लाख मीट्रिक टन हो गया, अगले साल उससे ज्यादा मीट्रिक टन हो गया। अरे भाई, मीट्रिक टन तो हो गया, आपका भंडार तो भर गया, लेकिन जिसने पैदा किया उसको कुछ मिला कि नहीं मिला,
इस साल यही ट्रेजेडी हुई है। उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्पादक की हालत गिर गई है। उत्पादक को कुछ नहीं मिला। दूध के दाम एक्चुअली गिरे हैं इस देश के अंदर। और ये जो सरकार नई नई योजनाएं लाती है, इसकी हकीकत आप पूछिए, किसान से पूछिए। एक बहुत बहुचर्चित योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे सरकार कह रही है कि अब सब प्रॉब्लम सुलझ गई हैं। उसकी हकीकत ये है रवीश कि ये ऐसा बीमा है, दुनिया का एकमात्र बीमा है जिसमें बीमा करने वाले को पता भी नहीं होता कि उसका बीमा हो गया है। जब उसको नुकसान हो जाता है तो उसको ये नहीं पता कि उसको उसका फायदा वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, और क्लेम करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि अब तक केवल 12% किसान जिन्होंने क्लेम किया उनको पैसा मिला है। सरकार की सबसे बहुचर्चित स्कीम है जिसमें केवल 25% किसान कवर हुए, और जो कवर हुए वो जबरदस्ती से कवर हुए, और जब उनको नुकसान हुआ उनमें से 1% को भी क्लेम नहीं मिला। लेकिन जी इसमें 28 मार्च 2017 को पुरुषोत्तम रूपाला हैं कृषि राज्य मंत्री, उन्होंने बताया कि 2016 में खरीफ के लिए यानी जब धान वगैरह की जब खेती हुई उस वक्त, तो 9,000 करोड़ का प्रीमियम बीमा कंपनियों को मिला, जिसमें से सरकार ने 7,438 करोड़ बीमा के रूप में उनको दे दिया पैसा, और टोटल क्लेम आया किसानों की तरफ से 2,725 करोड़ का। लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, 639 करोड़ रुपया ही पे किया गया है। अब मैं जो कह रहा था कि 7,438 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को सरकार ने दिया, क्लेम आया 2,725 करोड़ का। अगर पूरा का पूरा पैसा बीमा कंपनियां चुका भी देती तो भी बीमा कंपनियों को 6,357 करोड़ का लाभ हो गया एक सीजन में, जिस सीजन में खेती करके किसान मरने की हालत पर पहुंच गए। तो वो बीमा कंपनियों का मुनाफा तो हो गया, लेकिन बीमा कंपनियों के कवर में किसान नहीं समझ सके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 2 बार घूम कर आए हैं, ये किसानों की जो राजनीतिक स्थिति है, चेतना है, वो सब दल को समझते हैं, सब सरकारों को समझते हैं। अपने बीच के लोगों को लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में साल में आत्महत्या करते देखते हैं। क्या उनके भीतर नेतृत्व की कोई समस्या है? क्या उनके भीतर किसी प्रकार की लाचारी है कि आबादी का इतना बड़ा प्रतिशत होकर भी वो कोई मुकम्मल या अंजाम तक ले जाने के लिए दबाव नहीं बना पाते? वो दबाव इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि देश का किसान आंदोलन बिखरा हुआ है। वो बिखरा हुआ है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। तमिलनाडु के किसान को कोई पता भी नहीं कि पंजाब में क्या हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि तमिलनाडु में पिछले 140 साल का सबसे बड़ा सूखा इस वक्त पड़ रहा है। तो एक तो अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। दूसरी, हमारा किसान, मंझौला किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, इस सब में बटा हुआ है। किसान आंदोलन आज तक तो जो खेत मजदूर था उसको किसान मानता ही नहीं था, उसके साथ जुड़ने के उनमें आपस में संघर्ष चलता रहता था, उसमें बटा हुआ है। और जाति में बटा हुआ है, और आजकल तो हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। तो किसान आंदोलन पूरा बटा हुआ है। और उस लिहाज से जो किसान मुक्ति यात्रा में जो प्रयोग हो रहा है, जो आपने बताया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, ये बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसमें कोई 150 से ज़्यादा 162 संगठन हमने गिने थे जिन्होंने इसको समर्थन दिया है। और ये संगठन खुल के कह रहा है कि हम केवल भूस्वामी किसानों का आंदोलन नहीं है, हमारे लिए खेतीहर मजदूर भी किसान है, बटाईदार भी किसान है, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस संगठन में तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल, गुजरात, सब तरह के किसानों को जोड़ा जा रहा है। किसानों की एकता ना होना किसानों की सबसे बड़ा संकट रहा है, और उसको बदलने के लिए आज प्रयास हो रहा है। और वो बदलते वक्त एक जो बड़ी बात हुई है कि इस देश के किसानों ने अलग अलग मांग करने की बजाय, अब तक ये संकट रहता था, कोई किसान कहीं कोई मांग कर रहा है, दूसरा आंदोलन बिल्कुल दूसरी मांग कर रहा है। आज पूरे देश के किसान आंदोलन 2 मांग पे सहमत हो गए, दोनों मांग जुड़ी हुई है। पहला ये कि किसानों को अपनी फसल का पूरा भाव मिले। पूरा का मतलब क्या? वो जो कि सरकार के अपने आयोग, स्वामीनाथन आयोग ने कहा। पूरा वो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वायदा किया, बीजेपी ने लिख के वायदा किया। किसान केवल वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और दूसरी मांग ये कि किसानों को ऋण से मुक्त किया जाए एक बार। दोनों जुड़ी हुई हैं। खाली लोन माफ करने से किसान की समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है। जिसकी आमदनी नहीं होगी उसको तो हर 6 महीने में लोन चाहिए।
लेकिन खाली उसकी फसल का दाम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी सी आमदनी होगी सारी ऋण के अंदर चली जाएगी। दोनों एक साथ करने की जरूरत है अगर किसान को इस देश में बचाना है तो।